My dear friends, एग्रीकल्चर बायोलॉजी अर्थात कृषि जीव विज्ञान में आपका स्वागत है। वीडियो नंबर 3 के साथ में मैं दिनेश कुमार देव, क्लास 12 सब्जेक्ट एग्रीकल्चर बायोलॉजी। वीडियो नंबर 2 और 1 में हमने आपको ध्यान दीजिएगा पादपों में उन्नत किस्मों या नई किस्मों के विकास के प्रमुख प्राणी या विधियों के बारे में उल्लेख कराया था। और उसी क्रम में चलते हुए हमने आपको विविधता के बारे में अध्ययन करा दिया था। इसके बाद में विविधता क्या है इसके बारे में बता दिया था कि एक ही जाति के विभिन्न पादपों में या विभिन्न पादप सदस्यों में पाए जाने वाली विभिन्नताएं को विविधता कहते हैं। अब ध्यान देना, ये विविधताएं आनुवंशिक होती हैं तो इसे जीन विविधता कहते हैं। ध्यान देना, जीन विविधता उत्पादन विधियों के बारे में चर्चा हो रही थी, उसमें हमने आपको पहला बता दिया ग्राम्यन घरेलू करण। अब दूसरी आती है जनन द्रव्य संग्रह, दूसरी आती है कौन कहते हैं जनन द्रव्य संग्रह या जनन द्रव्य जर्म प्लाज्म से बोलते हैं जनन द्रव्य जर्म प्लाज्म। इसके बारे में इसकी बड़ी दूसरी आती है जनन द्रव्य या जर्म GERM जर्म प्लाज्म जर्म प्लाज्म। तो क्या होती है ये ध्यान देना, तो किसी फसल की विभिन्न जातियों एवं उनकी किसी फसल की विभिन्न जातियों एवं उनकी संबंधित जंगली जातियों में उपस्थित संपूर्ण आनुवंशिक द्रव्य को उस फसलीय जाति का जनन द्रव्य कहते हैं। मतलब कोई भी फसल हो, उसकी विभिन्न जातियां एवं उससे संबंधित उसकी जंगली जातियां में जो जनन द्रव्य आनुवंशिक जनन द्रव्य होता है उसे क्या बोलते हैं जनन द्रव्य कहते हैं। इसके बाद देख लीजिए आप, जनन द्रव्य को हम आनुवंशिक संसाधन भी कहते हैं। इसका मतलब नाम है आनुवंशिक संसाधन या बोलते इसको आनुवंशिक संसाधन। इसकी क्या परिभाषा होती है इसके बारे में देखिए। जनन द्रव्य आनुवंशिक संसाधन, इसमें देखिए किसी फसल की विभिन्न जातियों किसी फसल की विभिन्न जातियों किसी फसल की विभिन्न जातियों एवं उनसे संबंधित एवं उनकी संबंधित एवं उनकी संबंधित जंगली जातियों में उपस्थित संबंधित जंगली जातियों में उपस्थित संपूर्ण आनुवंशिक द्रव्य संपूर्ण आनुवंशिक द्रव्य को उस फसल की प्रजाति उस फसली प्रजाति का जनन द्रव्य कहते हैं। तो उस फसलीय प्रजाति का जनन द्रव्य जर्म प्लाज्म जर्म प्लाज्म कहते हैं। तो एक बार दोबारा से देखते हैं परिभाषा को कि क्या डेफिनेशन है जनन द्रव्य की। किसी फसल की कोई भी फसल मान लीजिए किसी फसल की विभिन्न प्रजातियों अनेक प्रजातियों फसल की
एवं उनकी संबंधित जंगली जातियों मतलब उस फसल से संबंधित जंगली जातियों में उपस्थित संपूर्ण आनुवंशिक द्रव्य जो उस फसल की और उसे संबंधित जंगली जातियों की या जंगली जातियों में उपस्थित संपूर्ण आनुवंशिक द्रव्य को उस फसली प्रजाति का जनन द्रव्य कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है जनन द्रव्य भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है जो पादप प्रजनन का भाग बनता है। इसमें देखिएगा आगे आनुवंशिक जो द्रव्य है किसी फसली प्रजाति का उसको हम आनुवंशिक संसाधन भी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा आगे कि जनन द्रव्य को आनुवंशिक संसाधन भी कहते हैं। आनुवंशिक संसाधन भी कहते हैं किसको? जनन द्रव्य को। तो जनन द्रव्य के द्वारा ही उन्नत किस्मों का निर्माण किया जाता है। ध्यान दे दिया, जनन द्रव्य के द्वारा ही किस्मों का निर्माण किया जाता है। तो आगे बढ़िए, इसको आ गया आनुवंशिक संसाधन जनन द्रव्य कहलाता है। इस जनन द्रव्य के द्वारा ही आगे देखें जनन द्रव्य के द्वारा ही जनन द्रव्य के द्वारा ही जनन द्रव्य के द्वारा ही उन्नत किस्मों का उन्नत किस्मों का निर्माण किया जाता है। उन्नत किस्मों का निर्माण किया जाता है। तो इतना महत्वपूर्ण होता है जनन द्रव्य, ध्यान देना। आगे देखिए, इसलिए पादप प्रजनन की सफलता के लिए, ध्यान देना, इसलिए पादप प्रजनन की सफलता के लिए उपयोगी जनन द्रव्यों के संग्रहण की आवश्यकता होती है। ध्यान देना, हमने इस चरण में जो विधि थी किसकी? विविधता की, उसमें जनन द्रव्य का संग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले हमने आपको बताया था कि जनन द्रव्य क्या होता है। अगर किसी फसल या उससे संबंधित जंगली जाति का जो आनुवंशिक द्रव्य होता है उसे क्या बोलते हैं? जनन द्रव्य कहते हैं। जनन द्रव्य को आनुवंशिक संसाधन भी कहते हैं। और जनन द्रव्य के द्वारा ही उन्नत किस्मों का निर्माण किया जाता है। अब हमें इसके संग्रह की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि इसके द्वारा उन्नत किस्मों या नई किस्मों का निर्माण किया जाता है। अतः आगे देखो, पादप प्रजनन में पादप प्रजनन की सफलता, पादप प्रजनन की सफलता के लिए, पादप प्रजनन की सफलता के लिए उपयोगी जनन द्रव्यों के संग्रहण की आवश्यकता होती है। जनन द्रव्यों के संग्रहण की आवश्यकता होती है। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि पादप प्रजनन की सफलता के लिए, पादप प्रजनन को सफल बनाने के लिए जनन द्रव्यों के संग्रहण की, मतलब जो श्रेष्ठ या उपयोगी उन्नत जनन द्रव्य होता है जो कि पादप प्रजातियों के अंदर पाया जाता है, उसके संग्रहण की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न उठता है कि भारत में जनन द्रव्य को संग्रहित एवं एकत्रित करने का कार्य
किस संस्थान द्वारा किया जाता है? उस संस्थान का नाम है NBPGR, अर्थात यहाँ जाएगा आपको नेशनल प्लांट जेनेटिक रिसर्च ऑफ ब्यूरो, इसके द्वारा किया जाता है। इसके हिंदी नाम है राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो। इसको आप लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आते परीक्षाओं में पूछी जाती है ये शॉर्ट फॉर्म। इसमें आ जाता है आपके ध्यान देना, भारत में जन्म द्रव्य को, भारत में जनन द्रव्य को एकत्रित एवं संरक्षित, इकट्ठा करना और संरक्षित करना, एकत्रित में संरक्षित करने का, एकत्रित में संरक्षित करने का कार्य, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक ब्यूरो के द्वारा किया जाता है, इसको शॉर्ट में NBPGR कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल प्लांट जेनेटिक, NBPGR। नेशनल प्लांट जेनेटिक रिसर्च ऑफ ब्यूरो, जेनेटिक रिसर्च ऑफ ब्यूरो, NBPGR की, तो राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। अब देखिएगा, ये संस्था है जो कि जन द्रव्यों को क्या करती है? एकत्रित करती है, एकत्रित करने का कार्य करती है। तो इसमें देखिएगा, ध्यान देना, जन द्रव्य के समूह के अंतर्गत आगे आता है जनन द्रव्य के समूह के अंतर्गत जो विधियां हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं कि किस किसके द्वारा इसका संकलन किया जाता है। तो देखिएगा, जनन द्रव्य के समूह के अंतर्गत जो विशेषताएं होती हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। उसमें डाला है जनन द्रव्य के समूह के अंतर्गत, जनन द्रव्य के समूह के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएं भी आती हैं। जैसे इसमें आ जाएगा आपको, पहले जाएगी देशी किस्में,
की है देसी किस्में। ध्यान दीजिएगा, देसी किस्में। तो देखो, वे किस्में जिनका विकास किसी पादप जनक द्वारा या किसी पादप प्रजनक द्वारा योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया जाता। जो कोई पादप प्रजनक होता है उसके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया जाता है तो उन्हें देसी किस्में कहते हैं। उसमें आप देखिएगा ध्यान से, तो वे किस्में, कौन सी किस्में? वे किस्में जिनका विकास किसी पादप प्रजनक द्वारा योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया जाता है, योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया जाता है, तो उन्हें देसी किस्में कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें देसी किस्में कहते हैं। तो किसी पादप प्रजनक द्वारा, कौन सी किस्में? वे किस्में जिनका विकास किसी पादप प्रजनक द्वारा योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया जाता है, तो उन्हें देसी किस्में कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, देसी किस्में लंबे समय तक किसी क्षेत्र में उगाई जाती नहीं होगी। ध्यान देना, आ जाता है कि देसी किस्में लंबे समय तक किसी क्षेत्र में, देसी किस्में लंबे समय तक किसी क्षेत्र में उगाई जाती रही है। लंबे समय तक उगाई जाती रही होगी, क्या उगाई जाती नहीं है। तो आप देखिएगा इस प्रकार की देसी किस्में होती हैं। अब आती हैं आपको पुरानी अप्रचलित किस्में, मतलब प्राचीन अप्रचलित किस्में, पुरानी अप्रचलित किस्में। देसी किस्मों के बारे में हो गया। अब देखिएगा जो दूसरी विशेषता है द्रव्य समूही या संग्रहण की। अब आती इसमें आपको दूसरी पुरानी अप्रचलित किस्में। ये क्या होती है? ऐसी किस्में जिनका विकास पादप प्रजनक द्वारा किया जाता है। ऐसी किस्में जिनका विकास किसी पादप प्रजनक द्वारा किया जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? पादप प्रजनक द्वारा किया जाता है, तो उन्हें पुरानी अप्रचलित किस्में कहते हैं। किंतु उसमें एक कारण यह है, ध्यान देना, जिन्हें कभी खेतों में के लिए उपयोग में लिया जाता हो, किंतु वर्तमान में खेती के लिए उनको उपयोग नहीं किया जा रहा हो। इसमें देखिएगा ऐसी किस्में, देखें आप, पुरानी ऐसी किस्में जिनका विकास पादप प्रजनक द्वारा
किया पादप प्रजनन द्वारा किया गया हो, पादप प्रजनन द्वारा किया गया हो, जिन्हें कभी खेती के उपयोग में लिया जाता हो, जिन्हें कभी खेती के लिए उपयोग में लिया गया हो, किंतु वर्तमान में खेती के लिए उनका उपयोग नहीं किया जाता है, किंतु वर्तमान में खेती के लिए उनका उपयोग नहीं किया जाता है, प्राणी एक प्रचलित किस्में, नाम से मतलब है एक प्रचलित किस्में, अर्थात इनका विकास तो पादप प्रजनन द्वारा किया गया हो और कभी इनका उपयोग खेती के लिए भी किया गया हो, लेकिन वर्तमान में उपयोग नहीं किया जाता है, तो क्या बोलते हैं हम? पुरानी एक प्रचलित किस्में। ध्यान देना। अब आता है आपको इसके बाद में खेती के उपयोग में आ रही किस्में, वर्तमान में खेती के उपयोग में कौन कौन सी किस्में आ रही हैं। तीसरा जो इसकी विशेषता है, जननद्रव्य संग्रहणीय समूह की सुनाती है, खेती के लिए उपयोग की जा रही किस्में। तीसरी है खेती के लिए उपयोग की जा रही किस्में, खेती के लिए उपयोग की जा रही किस्में। ध्यान देना। इसमें आते हैं ऐसी किस्में जो गुणवत्ता एवं उत्पादन में तो जीनों का उत्तम स्रोत होती है, जीन जो होती हैं ऐसी किस्में जो गुणवत्ता एवं उत्पादन में तो जीनों का उत्तम स्रोत होते हैं, किंतु इन्हें नए क्षेत्र में ले जाकर सीधे उपयोग किया जाता हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? खेती के लिए उपयोग की जा रही किस्में। सोचेंगे आप, ऐसी किस्में जो गुणवत्ता, ऐसी किस्में जो गुणवत्ता एवं उत्पादन, गुणवत्ता एवं उत्पादन में क्या होती है? जीनों का उत्तम स्रोत होती है, में जीनों का उत्तम स्रोत होती हैं, किंतु इन्हें नए क्षेत्र में ले जाकर नए क्षेत्र में ले जाकर सीधे नए क्षेत्र ले जाकर सीधे खेती के लिए उपयोग किया जाता है, सीधे ले जाकर सीधे खेती के लिए उपयोग में ले जाकर खेती के उपयोग में लिया जाता है, ऐसी किस्में जो गुणवत्ता एवं उत्पादन में जीनों का उत्तम स्रोत होती है, जिन्हें नए क्षेत्र में ले जाकर सीधे खेती के लिए उपयोग किया जाता है।
तो क्या कहलाती है? खेती के उपयोग में दी जा रही किस्में। अब चौथी विशेषता में आपको आ जाता है प्रजनन लाइनें या समष्टियां। प्रजनन लाइनें आ जाएगी आपको प्रजनन लाइनें। चौथी विशेषता है प्रजनन लाइनें जैसे समष्टियां। प्रजनन लाइनें या समष्टियां। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आ जाती है आपके प्रजनन द्वारा विकसित लाइनें जिनमें उपयोगी जीन संयोजन पाए जाते हैं। प्रजनन लाइनें कहलाती हैं। ये जो समष्टियां होती हैं, प्रजनन लाइनें समष्टियां कहलाती हैं। तो इसका मतलब आपको कि प्रजनन द्वारा, इसको प्रजनन द्वारा विकसित लाइनें, प्रजनन द्वारा विकसित लाइनें समष्टियां, लाइनें या समष्टियां जिनमें उपयोगी जीन संयोजन, समष्टियां जिनमें उपयोगी जीन संयोजन पाए जाते हैं, तो उन्हें प्रजनन लाइनें समष्टियां कहते हैं। इसके बारे में मतलब प्रजनन लाइनें वास्तव में क्या होती हैं? ये प्रजनन द्वारा विकसित समष्टियां लाइन होती हैं जिनमें उपयोगी जीव संयोजन पाए जाते हैं, अर्थात उपयोगी जीव संयोजन पाए जाते हैं। इसके बारे में आपको जंगली पादप एवं जंगली संबंधी, जंगली प्रारूप एवं जंगली संबंधी पांचवी विशेषता है जंगल समूह संग्रह की जंगली प्रारूप एवं जंगली संबंधी। ये जंगल संग्रह विशेषता है पांचवी। इसमें देखो, किसी फसल का जंगली प्रारूप वह जंगली प्रजाति होती है। अगर किसी फसल का जंगली प्रारूप वह जंगली प्रजाति होती है जिससे उस फसल की सीधी उत्पत्ति हुई हो। मतलब जंगली प्रारूप वह होता है जो जंगली प्रजाति है और उससे सीधी क्या प्रजाति है, जंगली उत्पत्ति हुई हो। जबकि शेष वे सभी प्रजातियां जो फसल प्रजाति के जैव विकास के दौरान पूर्वज जाति रही हो। तो इसमें देखेगा, इसके बारे में देखिएगा जंगली प्रारूप। इसमें अगर आपको किसी फसल का जंगली प्रारूप वह जंगली प्रजाति होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं वह जंगली प्रजाति जो फसल जिससे फसल की सीधी उत्पत्ति हुई हो, क्या कहलाती है? जंगली प्रारूप। या फिर हम ये भी कह सकते हैं इसको देखो, किसी फसल का जंगली किसी फसल का जंगली प्रारूप, किसी फसल का जंगली प्रारूप, कोई भी प्रारूप हो, किसी
सीधे संगत जंगली प्राणी वह जंगली प्रजाति होती है, वह जंगली प्रजाति होती है, वह जंगली प्रजाति होती है जिससे उस फसल की सीधी उत्पत्ति हुई हो, होती है जिससे उस फसल की सीधी उत्पत्ति, जिससे उस फसल की सीधी उत्पत्ति हुई हो, उत्पत्ति हुई हो, जबकि शेष के सभी जातियां, जबकि शेष के सभी जातियां, जबकि शेष के सभी जातियां या प्रजातियां, सभी प्रजातियां, वे सभी प्रजातियां जो फसल प्रजाति के, जो फसल प्रजाति के, जो फसल प्रजाति के जैव विकास, जो फसल प्रजाति के जैव विकास के दौरान, जैव विकास के दौरान पूर्वज प्रजाति रही हो, पूर्वज प्रजाति रही हो, अतः जंगली प्रारूप का संबंधित फसल प्रजाति से संरक्षण आसान होता है। अतः जंगली प्रारूप का संबंधित फसल प्रजाति से संरक्षण आसान होता है। संरक्षण आसान होता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी। इसमें एक और आती है विशिष्ट आनुवंशिक स्टॉक। तो ये वीडियो हमने आपको काफ़ी दिनों के बाद दिया है, क्योंकि हम कहीं चले गए थे, कोई समस्या हो गई थी, इसलिए तो आगे आपको लगातार मिलता रहेगा। तो ध्यान दें, इसके साथ ये समाप्त होता है। धन्यवाद।